किसकी रेवड़ी में आखिरकार कितना दम? सियासत सवाल खड़े कर रही है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव और चुनाव को लेकर खड़े हुए सवाल कि आखिरकार यहां कम कोई नहीं है, बस वोट चाहिए। ऐसे में सवाल यह कि आखिरकार सबके झोले में आवाम के लिए कुछ ना कुछ है फ्री में बांटने के लिए, तो फिर यह जो रेवड़ी कल्चर है, किसकी रेवड़ी पर जनता विश्वास करेगी? या ये कह सकते हैं एक तो चुनावी मौसम है और दूसरा त्योहारी मौसम है। त्योहार में मीठा होता है, मिठाई होती है और रेवड़ी भी है। तो ये रेवड़ी जनता को किसकी मीठी लगेगी? ज्यादा मीठी? एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, फ्रीबीज की बाढ़ मची है। जनता को लुभाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ चुनाव महंगा महंगा और बहुत महंगा होता जा रहा है, लेकिन रेवड़ी सस्ती सस्ती सस्ती, चुनावी रेवड़ी सस्ती होती जा रही है। उदाहरण के तौर पर केंद्र सरकार ने ऐलान किया कुछ दिन पहले कि 2028 तक 5 किलो मुफ्त अनाज की योजना जारी रहेगी। एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ यह योजना। और यह वही योजना है जिसने बीजेपी के लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाने का ना सिर्फ काम किया, बल्कि लाभार्थी वोटर में भी तब्दील हुए। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बीजेपी ने एक बड़ी सौगात का ऐलान किया, जैसे कि लाडली बहना योजना, 3000 रुपए महीना। अब थोड़ा सा बिहार की तरफ रुख करते हैं। आप कहेंगे चुनाव तो है नहीं बिहार में, मगर एक संदेश छिपा है। बिहार की सियासत से निकला संदेश ना सिर्फ बिहार की सरहद तक सीमित है, बल्कि देश के भीतर भी इसका एक बड़ा असर हो सकता है। वो क्या? वो ये कि बिहार में महागठबंधन ने ऐलान किया कि आरक्षण 60% से बढ़ाकर 75%। प्रस्ताव पास। उधर तेलंगाना में कांग्रेस ने भी बड़ी घोषणा की। घोषणा यह कि अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिम नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए 4000 करोड़ का अलग से बजट होगा। यानी हर किसी के सियासी तिजोरी में कुछ ना कुछ आवाम को देने के लिए है। मगर यह तिजोरी सिर्फ चुनाव में ही क्यों खुलती है? यह रेवड़ी सिर्फ चुनाव में ही क्यों बंटती है? एक तरफ आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि हमारे नेता हर बार उनकी संपत्ति में दुगना नहीं, तिगना नहीं, कई की 40% तक बढ़ोतरी हो जाती है, 50% तक। और जनता गरीब पे गरीब हो रही है और नेता अमीर पर अमीर। एक तरफ रेवड़ी वाली सियासत और दूसरी तरफ नेताओं के मालामाल होने की सियासत। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसकी रेवड़ी में कितना दम। मगर पहले राजनीति के 2 धुरंधरों के बयान आपको सुनाते हैं, जहां पर दावे भी हैं और योजनाओं की बाढ़ भी। सुनिए जरा। यहां पे आपको गैस सिलेंडर कितने का मिलता है? कितने का? 1200। भैया सवाल पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में 500 का क्यों मिल रहा है? अगर यहां पे 1200 का मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में 500 का क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, यहां बीजेपी की सरकार। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें होती हैं वो गरीबों के लिए काम करती हैं। आपने भाजपा की डबल इंजन सरकार बनाई, अभी हमारे 10 साल पूरे नहीं हुए हैं। हमने एमपी के शहरों के लिए कितने घर स्वीकृत किया बताऊं आंकड़ा? उन्होंने कितने किए थे? उन्होंने कितने किए थे? मोदी ने किए हैं करीब करीब 10 लाख। हमने यहां वायदा किया था,
हमने वायदा किया था कि किसानों का कर्जा माफ होगा। जब हमारी सरकार आई थी 25 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया और बीजेपी के लोग इसको सह नहीं पाए। बीजेपी के लोग और उनके बड़े जो उद्योगपति मित्र थे, उन्होंने आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार आपसे चोरी करके छीन ली। सही ना? आपकी सरकार नहीं चलने दी। आपने जो कांग्रेस पार्टी के विधायक जो चुने थे, उनको चोरी करके बीजेपी की सरकार उठा के ले गई और उन्हें यहां बीजेपी की सरकार बनाई। ये चोरी की सरकार है। गुलामी की मानसिकता से भरी हुई कांग्रेस को न कभी देश का विकास समझ आया और न ही देश की विरासत से उसे कोई लेना देना रहा। हमारा एक छतरपुर का खुरचन, यहां का जटाशंकर मंदिर, यह हमारा भीमकुंड, ये पांडव फॉल, राणे फॉल, ये सब कुछ पहले भी था। क्या मोदी आने के बाद आया क्या? लेकिन कांग्रेस को कभी ये विरासत नजर नहीं आई। तो दावे और वादे और वादों के बीच में रेवड़ी पॉलिटिक्स भी। अब किसकी रेवड़ी कितनी मीठी, आज इसी पर ही आकलन करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान बन रहे हैं, नीरज दीक्षित जी, ये 4 चेहरे आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। सुधा मिश्रा जी कांग्रेस का चेहरा है। हमारे साथ रमन सिंह आजाद आम आदमी पार्टी का चेहरा है और प्रेम कुमार, माफ करिएगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। तो प्रेम जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत सर आपसे करना चाहूंगा। किसकी रेवड़ी में कितना दम इस बार दिखाई दे रहा है? 5 राज्यों के चुनाव और हर किसी के पास एक नया हथियार दिखाई दे रहा है। तो चुनावी एक तो त्योहार है, चुनावी मौसम, और दूसरा त्योहारों का मौसम। किसकी रेवड़ी ज्यादा मीठी दिखाई दे रही है सर? सबसे पहली बात यह है तिलक जी कि रेवड़ी तो भौतिक रूप से महसूस की जाने वाली चीज है और मुंह में लेकर उसका स्वाद भी महसूस होता है। हाँ। तो बंट जाने के बाद वो रेवड़ी होती है ना, अभी तो सिर्फ बोला जा रहा है, तो उसको हम रेवड़ी मान लें क्या? जी, मान लीजिए एक बार बिहार में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कितना दे रहे हैं, 80,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़। तो वो तो रेवड़ी थी, लेकिन तब जब मिल जाती, लेकिन मिली ही नहीं तो रेवड़ी कैसे? तो सबसे बेसिक बात यह है जिसको हम रेवड़ी कह रहे हैं, जनता की भाषा क्या है? भाई सबकी रेवड़ी ले ले, आम आदमी पार्टी भी घोषणा कर रही, उसकी भी रेवड़ी ले ले, कांग्रेस की भी ले ले, बीजेपी की भी ले ले, निर्दलीय भी कुछ रेवड़ी बांट रहे होंगे, उनकी भी ले ले। जनता तो मालो माल हो गई, फिर तो डायबिटीज हो जाएगा रेवड़ी को खा करके। और चुनावी मौसम में जी बिल्कुल डायबिटीज हो जाएगा जनता को इतनी रेवड़ी लेने के बाद। तो बात यह है कि वास्तव में जनता को मिलने क्या वाला है, वहां से कुछ हम समझ सकते हैं। ये बात होगी कि रेवड़ी सरकारें भी रेवड़ी बांटती है ना। अच्छा, इसका असर पड़ेगा या जनता कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई देखिए, एक तरफ सुधा जी कह रहे हैं कि हमसे भी ले लो, वो कह रहे हैं नीरज जी हमसे भी ले लो, और रमन जी कह रहे हैं हम तो खैर इस मामले में कोई हमें पिछाड़ ही नहीं सकता, उदाहरण के तौर पर। तो जनता तो कंफ्यूज हो जाएगी ना, कि नहीं? कंफ्यूज हो ही रही है, हो रही तो भरोसा है भाई। सरकार जो देती है उसको भले कोई रेवड़ी बोल दे, पार्टी कौन होती है रेवड़ी देने वाली? सरकार देती है ना। और सरकार जो देती है उसका आंकड़ा देती है। मैं वरुण गांधी को कोट कर रहा हूं, उनकी किताब में भी है, उन्होंने बताया भी है कि 100 उद्योगपतियों को मतलब 2020 या 21 तक जितने धन दिए गए, जितना रेवड़ी दिया गया सरकार की ओर से, उसका 17% हिस्सा भी देश के किसानों को नहीं दिया गया। रेवड़ी कौन ले रहा है? आम लोग तो रेवड़ी नहीं ले रहे हैं, रेवड़ी तो उद्योगपति ले रहे हैं।
लेकिन उसकी चर्चा कोई नहीं करता। ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा रेवड़ी कल्चर भी है। ठीक, सुधा जी, जब जब चुनाव आता है गरीब के पेट में पुलाव आता है, नहीं? आप लोग भी बिल्कुल जो चाहिए सब मुफ्त मिलेगा। कल तक इसी बात को लेकर केजरीवाल जी का विरोध किया करते थे कभी आप, और आज उसी लकीर पर चलने पर मजबूर हो गए कि नहीं सुधा जी? नहीं नहीं, देखिए तिलक जी, सबसे पहले आप सभी को जो धन से तरस रहे हैं उनको भी, और जिनको धन बहुत मिल रहा है उनको भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आपने बात पूछी वो बहुत वाजिब सवाल है। जब भी जनता को जिन चीजों की जरूरत नहीं होती है उनके हित को ध्यान रखते हुए बहुत सी चीजें सरकार के द्वारा की जाती रही हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? जैसे प्रेम जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि किन पे चर्चा हो रही है और किन पे चर्चा नहीं हो रही है, ये बातें बहुत मैटर करती हैं। आप जानते हैं जब चुनावी मुद्दा बनाकर, क्योंकि 24/7 चुनाव में रहने वाली सरकार काम कब करेगी उसका वक्त ही नहीं है, तो यहाँ पे जिस तरह जनता को बना दिया गया और जनता को जिस बहकावे में लेकर हमेशा अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करने में और दूसरों को, सोचिए जब प्रधानमंत्री जी मोदी ने क्या दिया, मोदी क्या देंगे, मोदी क्या दे सकते हैं, जहाँ पे सरकार को छोड़ के, पार्टी को छोड़ के व्यक्ति विशेष अपने आप को दिखाने लगे। आपने इसके पहले किसी भी प्रधानमंत्री को कहते हुए सुना नहीं होगा कि मोदी ने दिया है, मोदी ने कितना आपको देने के लिए वादा किया है। जब इस तरह की राजनीति हो तो जनता के सामने जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई है। अच्छा, तो आपकी पार्टी व्यक्ति विशेष पार्टी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ठीक, बिल्कुल नहीं है। राजतंत्र नहीं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। राजतंत्र के 2 लोग चला रहे हैं, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इनके यहाँ तो बोलने की भी छूट नहीं मिलती है। सुबह व्हाट्सएप पे लिख के आपकी पार्टी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक, नहीं, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। आपने अब बोला तो मेरे को कुछ, हाँ, नहीं नहीं, ये किसी पे लांछन लगा देना, उसको नहीं, मैं लांछन नहीं लगा रहा, क्योंकि सब बोलते हैं कि भाई रिमोट तो 10 जनपद में ही है। अरे बोलने वाले के मुंह में कोई हड्डी थोड़ी है। आप कह रहे हो ये व्यक्ति विशेष को कहते हैं, आप हड्डी थोड़ी ना तिलक जी, यही तो बात है कि झूठ को किस तरह से बोला जाए, कितना पैसा खर्च किया जाए, ये देश देख रहा है और दुनिया जानती है। अब आइए, आपकी रेवड़ी पर जनता क्यों, माफ करिए, आपकी घोषणा पर जनता क्यों यकीन करे? हाँ बिल्कुल, अभी आपने राहुल जी का बयान सुनाया था, उन्होंने गैस सिलेंडर पर बात किया था कि कहीं पे 1200 1100 में और कहीं 500 में मिल रही है, क्यों? जनता की बात है ना। 800 बढ़ा के 200 कम करके उसका कई गुना पोस्टरों में खर्च करने वाली सरकार जब इस तरह की बात करती है। क्योंकि आपने राहुल जी का जिक्र किया, क्योंकि आपकी पार्टी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, लेकिन मैं मान सकता हूं ना जो राहुल जी बोल रहे हैं उस बात पर कम से कम कांग्रेस स्टैंड करेगी। नहीं, क्यों नहीं करेगी? नेताओं पे कौन नहीं सुनता भाई? आप क्योंकि आप कह रहे हैं ना व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, बिल्कुल। हाँ, तो राहुल जी जो बात कह रहे हैं यही फॉर्मूला आप जहां जहां सहयोगी दल हैं वहां भी लागू करवा दीजिए ना। 500 रुपए का सिलेंडर मिल जाएगा बिहार में, झारखंड में, कम से कम वहां की आवाम को भी 500 रुपए का सिलेंडर मिले कि नहीं? तिलक जी, बिल्कुल हम चाहते तो हैं, लेकिन काश केंद्र में बैठी हुई सरकार चाह लेती। नहीं तो आप चाहते हैं तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको। ऐसा नहीं होता है तिलक जी, हम चाह रहे हैं। मुस्कान देखिए भाजपा, क्यों? अगर राहुल जी चाहेंगे, जैसे कि आप व्यक्ति विशेष पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर राहुल जी चाहेंगे तो नीतीश कुमार मना नहीं करेंगे उनको, हेमंत सोरेन मना नहीं करेंगे उनको, वो उनके कहने पर कर देंगे, नहीं करेंगे? देखिए तिलक जी, हाँ। बातों में उलझा के आप जो कहलवाना चाह रहे हैं, इसको कहने का बिल्कुल मंच नहीं है। नहीं, मैं बातों में क्यों उलझाऊंगा आपको? आपने जो बात कही मैं उसी पर कह रहा हूँ कि 500 रुपए का सिलेंडर भैया बिहार और झारखंड की जनता को भी दिलवा दो। मजा नहीं आएगा? कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ भी हो जाए। अच्छा, हो सकता है। केंद्र सरकार को चितवाने की जरूरत चुनाव होगा तभी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव में होता है क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं तो आप तो चुनाव में ही बात कह रहे हो ना कि अगर काम किया जाए तो आपने राजस्थान में नहीं बांटा 500 रुपए का सिलेंडर? ने कहा बहुत, आपने छत्तीसगढ़ में इससे पहले 500 रुपए का सिलेंडर नहीं बांटा ना। अगर बांटा होता तो मैं आपसे कहता कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चावला जी,
जिस तरह से केंद्र सरकार ने पैसों के आवंटन में जिस तरह वो खेला करती है, हाँ। और जिस तरह से वो अपने खर्चे को कहां किस मद में खर्च करती है और राज्य सरकारों पे कैसे दबाव बनाती है, खास करके जहां पे उनकी वहां पे सरकार न हो, ये सबसे छुपी हुई चीज नहीं है। तो दूसरा, अभी आपने देखा ना कि केन प्रकार इनकी सत्ता बनी रहे, इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आपको मौका दिया, मैं जानता हूं आप बहुत काबिल प्रवक्ता है, इतना तो बता दीजिए आपकी जो घोषणा है वो रेवड़ी नहीं है, सेवा है, मैं कैसे मान लूं, ये तो साबित कर दो। हाँ, बता रही हूँ। आपने जितनी भी चीजों को हमने किया होगा, उसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी बिजनेसमैन के लिए हो? हमने क्या वहां पे लिखा हुआ है क्या कि किसी अडानी अंबानी या किसी का हम लोन माफ करने वाले हैं जिससे फायदा उनका हो रहा हो? किसानों का लोन माफ नहीं होगा, ऋण माफ नहीं होगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? गरीबों के लिए योजनाएं चला रहे, ठीक, ओके। और मुझे ये भी पता चला कि 2014 के बाद ही उद्योगपति देश में आए। नहीं, नीरज जी, नहीं, तिलक जी, हाँ। इस बात को इस तरह से प्रतिफलन करने की जरूरत नहीं है। उद्योगपति पहले भी थे, उद्योग को आगे बढ़ाने। अच्छा, पहले जहाज में नहीं घूमते थे आप लोग उद्योगपति? नहीं, उद्योगपतियों को या उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारों के साथ उनका सहभागिता रही है, उद्योग आगे बढ़े, बिल्कुल हाँ। नहीं। जिस तरह से अमित शाह के बेटे के बिजनेस में कई हजार गुना इजाफा हो जाए, कोई व्यक्ति विशेष आगे बढ़ जाए, पैसे हमारे सेविंग में कम होने लगे, हम सेविंग से पैसे खर्च कर दें। मैडम अभी मैं उस पर भी आऊंगा, एक मिनट। जब नेताओं के हलफनामे देखे गए, मैं क्योंकि प्रेम सर ने कई चुनाव कवर किए हैं, अभी मैं उनसे पूछूंगा ये क्या मतलब कौन सा फॉर्मूला होता है नेताओं के पास कि 2014 में और 2019 में जब जाते हैं तो हलफनामा दिखाता है कि चुनाव में 200% आय की वृद्धि। मतलब ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये हमें नहीं मालूम चला आज तक। खैर, वो उस पर मैं बाद में आऊंगा। नीरज जी, ये आजकल रेवड़ी का बड़ा शोर है, चुनाव है तो रेवड़ी एक तरफ, त्योहारी मौसम। अब आपके घोषणा पत्र का मैं जिक्र करूं, लेकिन उससे पहले जरा बड़ी कंफ्यूजन है, उसको दूर करिए। ये रेवड़ी है क्या? देखिए, रेवड़ी क्या है क्या नहीं, ये जो पार्टियां रेवड़ी समझ करके लोगों के बीच में जाती हो वो भली भांति इस चीज को बता सकते हैं। नहीं तो आप बोलते ना ये रेवड़ी बांटते, मैं तभी आपसे पूछ रहा हूं, आपको मालूम होगा कि रेवड़ी क्या है? तभी तो कह रहे हैं ना कि ये पार्टियां जो लोक लुभावन वादे लेकर के आती है कि किसी प्रकार से हम चुनाव जीत करके राज्य में अपनी सरकार बना ले, और उसके बाद हम जब जनता इस चीज की मांग करे तब ये लोग खड़े होकर के बोल देते हैं कि या तो आप रेवड़ी ले लीजिए और नहीं तो देश की तरक्की ले लीजिए, राज्य की तरक्की ले लीजिए। हाँ। जिसका उदाहरण मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका स्पष्ट उदाहरण अभी कर्नाटक में देखा गया है कि किस प्रकार से वहां के मुख्यमंत्री और मंत्री ने ऑन स्टेज लोगों को यह बोला है कि आप या तो हमारे वादों को पूरा करवाने वाले चीजों को पूरा करवा लीजिए, अदरवाइज देश की तरक्की पूरी कर लीजिए। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी जो जनता के बीच में मुद्दे लेकर के जाती है, जो भी हमें लोगों के अपने मैनिफेस्टो को तैयार करते हैं, देखिए अगर आप बीच में बोलेंगे, आपने बहुत देर तक बोला, अगर आप बीच में बोलेंगे तो मुझसे बीच में नहीं बोल पाएगा। नहीं, आपने भी बहुत चीजें बीच बोल दिया, बातों पे आ रहा हूँ। नहीं, अगर आप बीच में बोलेंगे तो फिर मेरे को मत बोलिएगा, चुप कराइए, बीजेपी वाले बीच में बोलते हैं। आप सुनाना, आपकी बातों को शांतिपूर्वक सुना है। अगर मैं बीच में बोलना, आप इस पर एक मिनट नीरज जी की बात को आने दीजिए, नीरज जी की बात को एक मिनट, जनता को तय करने दीजिए ना कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं। एक मिनट, अब उनको बात तो रखने दीजिए अपनी नीरज जी को। नीरज जी प्लीज कंटिन्यू। मैं इतना जानना चाह रहा, मेरे सवाल को सुनिए, मैं समझा नहीं पाया, मुझे लग रहा है सवाल रेवड़ी क्या है मैं ये जानना चाह रहा था, बाकी इनको छोड़ दीजिए, ये सारे झूठे हैं आपके मुताबिक, तो सिर्फ आप ही की बात करेंगे। रेवड़ी क्या है सिर्फ इतना बताइए। रेवड़ी एक स्पष्ट शब्दों में बोला जाए तो किसी प्रकार से आप सत्ता से बाहर हैं और उस चीज को, जो चीज पूरी नहीं हो सकती, हाँ। उस चीज को भी आप जबरदस्ती जनता के सामने लेकर के आए, लोक लुभावन वादे लेकर के किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा दिया जाए और हम जब सत्ता पे काबिज हो तो उस वादों को पूरा ना कर पाए और जनता से फिर हम लोग बोले या तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए या तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। एक लाइन में मैंने आपको बता दिया, ये रेवड़ी होती है। अच्छा, यानी जो आप करते हैं वो सेवा है और ये जो बांटते हैं वो रेवड़ी है, राइट जी। अब मैं जानता हूँ आप ये बात बोलेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में गई, मैनिफेस्टो में उन चीजों को डाला, उस समय ये जो विपक्षी पार्टियां हुआ करती थी जो बोलती थी कि ये तो भारतीय जनता पार्टी कर ही नहीं सकती, जैसे 370
जब कांग्रेस की सरकार ने बोला कि ये तो पूरा हो ही नहीं सकता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नहीं, विषय 370 राम मंदिर नहीं है, आज रेवड़ी है, रेवड़ी। देखिए रेवड़ी के यही कांग्रेस की पार्टी हमारे भी इन्हीं की चीजों को रेवड़ी बोलती थी। हाँ। और हम भी इन्हीं की चीजों को जो पूरे नहीं हो सकते उन्हीं को रेवड़ी बोला जाता है। हाँ। हमने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा, हमने अपने मैनिफेस्टो में ये लाडली बहना के तहत जो है 3000 रुपए दिए जाएंगे, ये रेवड़ी है कि नहीं? हमने पूरा किया है इसको, हमने जनता को बरगलाया तो नहीं कि हम इस चीज को पूरा नहीं करेंगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, खाली इतना बता दीजिए रेवड़ी है कि नहीं? नहीं, जो चीज पूरी हो सकती वो रेवड़ी है। हाँ। कांग्रेस की सरकार ने जो चीजें नहीं की वो रेवड़ी है। और ये जो 500 रुपए का सिलेंडर वाला फॉर्मूला है, ये रेवड़ी है कि नहीं? देखिए, वो तो राजस्थान की सरकार से पूछे कि वो रेवड़ी है कि नहीं है, कर्नाटक की सरकार से पूछे रेवड़ी है कि नहीं। नहीं, मैं तो आपसे पूछूंगा ना। आपके नेता भी आज कह रहे कि वो हम 450 को, ये 500 का देंगे, हम 450 का दे देंगे, ले लो भाई, क्या दिक्कत है? तो मैं पूछ रहा हूं इसलिए, रेवड़ी है कि नहीं? बिल्कुल है, रेवड़ी है जी, रेवड़ी है। मतलब आपके नेता भी रेवड़ी बांट रहे हैं? देखिए, हमने तो ऐसा कहीं बोला नहीं कि हम 500 रुपए में देंगे। नहीं, आप शिवराज जी बोल रहे हैं ना हम 450 का देंगे। देखिए, जब मैनिफेस्टो आएगा उसके बाद हम और आप बैठ करके नहीं, नारे लग रहे हैं सर वहां 450 का। मैं तो इसलिए कह रहा था कि क्या पता यहां भी बांट दो। प्रेम जी कह रहे हैं यहां हो जाए तो मजा आ जाएगा। देखिए, कार्यकर्ताओं की मांग हो सकती है, सरकार उस पर अपना विचार विमर्श करेगी। सर 2014 से पहले आप ही की मांग थी, सिलेंडर लेकर आप ही घूमते थे। तो आज 2024 है, हम दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से है 5 में, तो हम 450 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं दे सकते? देखिए, उस समय पे देश की अर्थव्यवस्था क्या थी और आज के देश की अर्थव्यवस्था और मांग क्या है, उस समय पे जो कांग्रेस की सरकारें थी वो केवल भ्रष्टाचार करती थी। अच्छा, इसके तहत हम मांग किया। अच्छा, इसलिए 1000 रुपए का सिलेंडर था। और अब देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, उस समय पर जनता की ना तो जरूरतों को पूरा किया जाता था, जनता की जरूरतें क्या थी कि सेना को मजबूत किया जाए, देश की सड़कों को मजबूत किया जाए। हाँ। तो हम अगर वो चीज अगर देश में दिखती तो भारतीय जनता पार्टी इसकी मांग नहीं करती। परंतु जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि देश के अंदर ना तो कोई लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है और ना तो कोई। अच्छा, जो प्रेम जी बात कह रहे थे उस पर फिर क्विक रिएक्शन, फिर रमन जी के पास जा रहा हूं। ये कह रहे थे कि जब बिहार में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे, वो बयान आपने सुना होगा जी, कितने दूं, इतने करोड़, यही बात कर रहे थे ना प्रेम जी आप? बिल्कुल जी, बोल रहे थे। हाँ, तो वो रेवड़ी है कि नहीं कि इतने दूं, अब इतने नहीं इतने दूं, तो वो रेवड़ी में आता है कि नहीं? वो प्रेम जी को बता दीजिए प्लीज। रेवड़ी में क्यों आएगा? क्यों आएगा? जनता की हम जरूरतों को वहां पे पूरी कर रहे हैं। जब वहां पे देश में हाईवे, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वहां पे पूरी कर रहे हैं। वहां पे अगर मंच से खड़े होकर ये बोला जाए कि कितने करोड़ रुपए दूं, तो ये रेवड़ी में नहीं आएगा। कितने करोड़ रुपए दूं की बात थी कि हम जनता की मांगों को समझ रहे थे कि जनता इन जरूरतों को लेकर के जी जरूरतों को मांग रही थी। और तो मतलब वो रेवड़ी नहीं थी? देखिए, रेवड़ी मैंने आपको बताया कि जो चीजें पूरी नहीं हो सकती उसको रेवड़ी कहा जाता है। प्रेम जी समझ में आ गया आपको? अब तो कंफ्यूजन नहीं? मैं तो आ रहा हूं फिर रमन तिलक जी, मैं तो सोच रहा था कि रेवड़ी उसको बोलते हैं जो सिर्फ बताया जाता है कि देंगे और जब मिलने लगता है तो वो भी तो नहीं वो रेवड़ी है। लेकिन अभी कह रहे हैं नीरज जी की जो नहीं मिलता है वो भी रेवड़ी है। जो अगर पार्टियां वादा कर दे और वो नहीं दे पाए वो भी रेवड़ी है और वही रेवड़ी है, ऐसा कह रहे हैं नीरज जी। लेकिन मैं तो मानता था कि जब वादा कर दे और मिले, सरकारी राजस्व को घाटा लगाए, देश को घाटा लगाए और सरकार कैसे चलेगी, अर्थव्यवस्था पर बोझ बना दे, उसको रेवड़ी बोलते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि घाटा लगाना, बोझ लगाने की जरूरत नहीं है, झूठा बोलना ही रेवड़ी है। मैं तो कंफ्यूज हूं। सबकी अलग अलग परिभाषा है। खैर रमन जी, ये जो मसला है, ये कहानी तो आप लोगों ने शुरू की, अब कहां जाके खत्म होगी ये तो मालूम नहीं। मतलब शुरू मतलब उत्तर भारत की बात कर रहा हूं, दक्षिण में पहले होता था कलर टीवी फ्री ले लो, ये ले लो, लेकिन आपने तो बिल्कुल अलग ही है। लेकिन इस बार के चुनाव में आपकी घोषणाओं में इतना ज्यादा जोर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वही फॉर्मूला बीजेपी और कांग्रेस दोनों इंप्लीमेंट कर रही हैं। तो जनता आप वाले पर क्यों विश्वास करे? आपकी घोषणा में ऐसा क्या? उनके पास जो आप दे रहे हो वो तो वही दे रहे हैं। जैसे आपका जो माना जाता है कि घोषणा पत्र है, एक बार बना हुआ है, कॉपी कट पेस्ट करके उसको आप दूसरे राज्य में, खाली जैसे राजस्थान में तो वो राजस्थान कर देते हैं बस। गलत तो नहीं कह रहा ना प्रेम जी? यही होता है ना?
बाकी सब तो वही रहता है। दूसरी पार्टियां भी नकल करती हैं, ये भी बता दें। जी रमन जी का प्लीज ऑडियो। सर म्यूट है रमन जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। जी तिलक जी, जब पार्टी बनाई गई थी तो एक चीज कही थी कि हमारे नेता आज भी ज्यादातर उस शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम राजनीति करने नहीं सिखाने आए हैं। और ये अच्छी बात है कि अपने को बहुत प्राचीन पार्टियां या बहुत वर्षों से स्थापित दल कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियां आज आम आदमी पार्टी की नीतियों को फॉलो कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा रेवड़ी और मुफ्तजीवी शब्द का उपयोग जो शुरू किया गया वो इस देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है। होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तिलक जी, तो गर्भनाल जब काटी जाती है उस ब्लेड से लेकर और जब आदमी मरता है अंत में जो कफन खरीदा जाता है उस तक भारत का प्रत्येक नागरिक टैक्स देता है। और बदले में वो क्या अपेक्षा करता है? बदले में वो इन सरकारों से अपेक्षा करता है कि सरकारें उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं, जो प्राथमिक सुविधाएं, जो उसके जीवन यापन के लिए जो सबसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी जिम्मेदारी सरकार लेगी। सरकार बिना ये देखे कि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ है, अमीर परिवार में पैदा हुआ है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, इस जाति का है, धर्म का है, संप्रदाय का है, बिना किसी भेदभाव के उसे सारी सुविधाएं, इसको सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक नया शब्द प्रचलित किया अपमानित करते हुए। नहीं, 5 किलो मुफ्त अनाज भी तो उसी में आता है ना जो आप समझा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसका भी समर्थन करते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना उसमें, या उसे भी रेवड़ी मानते हो? नहीं, रेवड़ी शब्द ही गलत है तिलक जी। रेवड़ी और मुफ्तजीवी शब्द जो प्रधानमंत्री जी द्वारा उपयोग किया जाता है वो शब्द ही इस देश की जनता का अपमान है। हम टैक्स देते हैं, देश की जनता टैक्स देती है। नहीं, आप मेरे सवाल को नहीं बदले में समझे। सुविधाएं मिलती हैं। आपने भी तो यही इस बार किया, तो वो भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, तो आप पर जनता क्यों विश्वास करे? वो पुराना माल समझ रहे हो ना आप? अंतर है तिलक क्या? जी, ये हम स्कूटी मुफ्त दे देंगे, हम 30,000 रुपए देंगे, ये चीजें आम आदमी पार्टी नहीं करती। आम आदमी पार्टी किस पर बात करती है? आम आदमी पार्टी कहती हम प्रत्येक बच्चे को, इस देश में जो भी बच्चा पैदा होगा, बिना किसी जाति, धर्म, वर्ग के भेदभाव के उसको मुफ्त शिक्षा देंगे। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम अच्छे वो अस्पताल बनाएंगे और इस देश के प्रत्येक नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। तो आम आदमी पार्टी आपने हिमाचल में भी कही, ये बातें उत्तराखंड में भी कही। जी जनता ने नकार दिया। तिलक जी ऐसा नहीं है कि पहली बार में हो सकता है अपेक्षाकृत परिणाम न रहे हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आम आदमी पार्टी भी मात्र 10 साल की हुई है, अगर आप इस देश के अंतिम गांव में जहां बहुत कम सुविधाएं हो उस जगह भी चले जाएं तो आपको आम आदमी पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता, कोई ना कोई समर्थक मिल जाएगा। अच्छा ठीक, ये हमारे लिए मीरा जी आप मुस्कुरा क्यों रहते हैं? फिर उसके बाद प्रेम जी और सुधा जी आपके पास आ रहा हूं। अब आते हैं मुद्दे पर। ठीक, मीरा जी क्यों मुस्कुरा रहे थे आप? देखिए, 10 साल की पार्टी ने इतने बड़े बड़े नेताओं को तिहाड़ जेल में भिजवा दिया और इससे बड़ी जनता क्या उन चीजों को देखेगी? दिल्ली के अंदर दिल्ली का कितना बेड़ा गर्क हो रखा है। अगर कोई भी दिल्ली में आए ना, मेरे गांव से लोग आते हैं तो कहते हैं कि इससे सुंदर तो मेरा गांव है। और दिल्ली की सड़कों पे इतना कूड़ा, इतना जमाव में पड़ा हुआ है। आज बारिश नहीं, आज दिल्ली विषय नहीं है ना, दिल्ली विषय नहीं है। मुझे मालूम है केंद्र शासित राज्य है, उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके पास भी है, छोड़ दीजिए अब इस बात को। ये मसला ये है कि वो घोषणा वाला घोषणा की तहत तो बता रहा हूँ, श्री अरविंद केजरीवाल जी है जो प्रेम जी कह रहे थे कि भाई जो उद्योगपतियों को देते हो वो क्या है, रेवड़ी है कि नहीं? अच्छा, तो इनके उद्योगपति जो अभी तिहाड़ जेल में बैठे हुए लाखों करोड़ रुपए जो उद्योगपतियों का माफ किया जाता है वो है रेवड़ी। पार्टी ने उनको पहुंचवाया क्या? कितना माननीय प्रधानमंत्री जी केवल तिहाड़ जेल में जी के नेता इतने बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं और इनके मुखिया भी नंबर में खड़े हैं तिहाड़ जेल में जाने के लिए। क्यों नहीं कि कोर्ट में ये लोग अपने आप को घोषणा करवाते हैं? कर लेंगे आप इस बात पर बताइए ना, जो उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ किया जाता है, जो अडानी का लाखों करोड़ रुपए माफ किया जाता है,
जो लेकर भर जाते हैं इस देश का ललित मोदी, नीरव मोदी, नितिन संदेशरा, ये जब लोग लेकर भर जाते हैं रुपए, अगर देश की जनता को शिक्षा, बिजली, पानी, अगर इनकी उपलब्धि कराई जाती है, उपलब्धता कराई जाती है, ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। मुफ्त की रेवड़ी और मुफ्त जीवी बोलकर भारतीय जनता पार्टी इस देश की 140 करोड़ जनता का अपमान करती है और दुनिया को दिखाने वाली है कि हमारा मोदी जी बिल्कुल खेत व्यक्त करना चाहिए और कोई नेता में दम नहीं है कि वो इस देश को चला पाएगा। आप आज दिल्ली के शिक्षा मॉडल की, आज दिल्ली के स्वास्थ्य के मॉडल की, शिक्षा मॉडल की बात कीजिए, बताइए ना कितना प्राइवेट स्कूल से पूरे देश में दुनिया में चर्चा होती है, दुनिया में चर्चा होती है, सरकारी स्कूलों में गए, आंकड़ा दीजिए यहाँ पे बैठ करके। आप जो उद्योगपतियों को रेवड़ी बांटते हैं, आप उद्योगपतियों को रेवड़ी बांटते हैं, आप उस पर बात करिए। हम उद्योगपतियों को रेवड़ी नहीं बांटते, हमें देश की जनता को और हम एक मिनट प्रेम जी का ऑडियो रहेगा। एक मिनट प्लीज रमन जी, एक मिनट अभी आ जाते हैं। एक मिनट प्रेम जी, मुझे एक बात बताइए। मैं एक आंकड़ा देख रहा था और आंकड़ा बेहद दिलचस्प है, देश भी इसको सुने और समझे। 71 सांसद देश में ऐसे हैं, 71 सांसद जिन्होंने 2009, 2014 और 2019 का चुनाव जीता। मैं रिपीट कर रहा हूं, 71 सांसद देश में ऐसे हैं जिन्होंने इन तीनों चुनावों को जीता, 2009, 2014 और 2019। इन तीनों चुनाव को जीतने के बाद उन्होंने जब अपना एफिडेविट दाखिल किया, उनकी संपत्ति 286% बढ़ गई, इजाफा हुआ। सर, जनता तो वही खड़ी है ना? अगर हमारी विकास हुआ होता तो ये फ्री वाला मसला तो नहीं होता ना सर। नेताओं का विकास हुआ, 286%, 71 सांसद संपत्ति में। अब पता नहीं ये कौन सा फॉर्मूला है। अब जनता गरीब है और नेता माला माल है सर, कि नहीं? और फिर जनता को कह रहे कि तुम गरीब ही रहो, रेवड़ी बांटो, बात खत्म। तिलक जी, यहाँ थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। देखिए, संपत्ति का ग्रोथ 6 साल में आमतौर पर डबल हो जाता है। कोई मकान की कीमत, कोई जमीन की कीमत डबल नहीं तो 70% भी तो हो जाता है सर। 286% है जो वो दिखा रहे हैं, उसके तो बात उतनी नहीं है। एफिडेविट में तो सच बातें दिखाई नहीं जा रही। हाँ। नेता तो और कई गुना और सैकड़ों गुना अपनी संपत्ति को बढ़ा रहा है, जिसकी जांच नहीं हो रही, जिसका पता नहीं चल रहा है। और उन घर में ईडी सीबीआई भी नहीं जाती है, ये भी है। तो वो सेलेक्टिव ढंग से कुछ लोगों के पास जाती है। आज से अधिक संपत्ति का मामला कुछ लोगों के पास खिलाफ होता है। ये आंकड़े जो बता रहे हैं, हम इसको बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं मान रहे। सच बात ये, जिसकी आमदनी कम हो, आम जनता की आमदनी अगर 6,000 रुपए है तो उसको 12,000 करना और 200% बताना बहुत आसान है, जो नहीं हो रहा है। और जिसकी संपत्ति ज्यादा है उसका तो 10-20% भी ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन उनका 200%, 300% हो रहा है तब, जबकि सारी बातें छिपाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि एफिडेविट से हमें बस तस्वीर मिल रही है कि नेता क्या कर रहे हैं। दरअसल जो तस्वीर है, जो सच्ची तस्वीर आनी चाहिए, वो और भी भयावह होगी आम जनता के लिए। ये आपके आंकड़े का मतलब है। नहीं, ये तो बात सच है ना। अगर उदाहरण के तौर पर और सब यही सब है, जैसे कि चुनाव महंगा होता गया, नेता माला माल होते गए, जनता गरीब होती गई। 1998 के चुनाव का खर्चा मैं देख रहा था, वो था 9,000 करोड़, और 2019 के चुनाव का मैंने खर्चा देखा, वो पहुंच गया 55,000 करोड़। कितना महंगा चुनाव होता गया। अगर जनता गरीब ना होती तो ये रेवड़ी बांटने की नौबत ही ना आती। चुनाव महंगा होता गया, नेता माला माल होते गए और जनता गरीब होती गई। नहीं सर? बिल्कुल बेसिक बात यह है कि जनता अगर 5 किलो अनाज से खुश हो रही है, इसका मतलब वो बहुत ही विपन्न है, बहुत ही गरीब है। और
घोटालों से भी कई बार इस विमर्श में आ रहा है कि जैसे भूपेश बघेल पर आरोप लग गए, तो आम जनता वहां की रिएक्ट कर रही है कि बघेल पर आरोप सच है कि झूठ है वो तो बाद में देखेंगे। हाँ। तत्काल हमको जो मिल रहा है, हमको हाँ, पहले मिला बोलेंगे। है, उससे हम खुश हैं। तो यहाँ तक देखिए, हाँ, सुधा जी, अब ये बात बता रहा है। तो ये बात प्रेम जी की जितनी मैं समझ पाया, मसला तो पेट का है ना, और पेट से फिर दिल का रास्ता वो सब निकलता है। और बीजेपी दावा करती है कि दिल में जगह मोदी जी ने ऐसे ही बनाई गरीब जनता के पेट के रास्ते से। इसका तोड़ नहीं ढूंढ पाई कांग्रेस। इसके लिए बेहतर सवाल हो सकता है कि इनकी तरह धूर्तता नहीं कर पाई कांग्रेस। धूर्तता दिखा के जनता को बेवकूफ बना के नौकरी के नाम पे झांसे देकर करोड़ों की बात करके लाखों भी न दे पाए। और जो पोस्टमैन बांटते थे ज्वाइनिंग लेटर, प्रधानमंत्री जी स्वयं देते हैं, इसे कह सकते हैं, ये नहीं कर पाई। अच्छा। सरकारी नौकरियां होने के बावजूद नौकरी मिल नहीं रही है, और जिनको तो नौकरी जो दी है, इंदिरा जी के प्राइवेट वक्त सेक्टर नारा में, दिया जाता था गरीबी हटाओ, वो क्या था उस समय नहीं तिलक जी, कंपेयर करिए, गरीबी खत्म होना शुरू हुई थी कि नहीं? जो चीजें बहुत जरूरत देश में थी, हो रही थी कि नहीं हो रही थी? अच्छा, Compare कर गरीबी लीजिए। खत्म हो गई? नहीं, खत्म हो गई होती तो इनका 5 किलो का अनाज जो चल रहा है ना, भांडा फूट गया होता। दिक्कत तो यही है ना। अच्छा। 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल पे कितना तो आप इसका विरोध कर रही हैं? खा सकते हैं? नहीं, देखिए तिलक जी, देश में परिस्थितियां किस तरह की थी, प्रति उम्र कितनी थी लोगों की औसत आयु कितनी थी। मेरा विषय औसत आय का नहीं है, मेरा विषय सिर्फ इतना है कि आप लोग अमीर होते जा रहे हो, गरीब जनता क्यों हो रही है? नहीं तिलक जी, बता दूं, मैं बहुत ही साधारण टीचर हूँ। मैं जानता हूँ सुधा जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं बता दूं, नेता बिरादरी, चालाक और धूर्त लोग हैं। जो बिरादरी है ना नेताओं की, मैं वो पूछ रहा हूँ। मैं बोलते हुए ये बात जरा सा भी कोताही नहीं होगी कि जो धूर्त लोग होंगे वही इस तरह की बातें करते हैं जनता से, और उसके बाद बेहयाई देखिए, उसके बाद वो कहते हैं कि दूसरे जो करते हैं। आप भी तो उन्हीं नेताओं को टिकट देते हैं जो करोड़पति होते हैं। प्रेम जी, गलत बोल रहा हूं? आप तीनों राजनीतिक दल बैठे हो, उन्हीं नेताओं को आप लोग टिकट देते हो जो करोड़पति होते हैं, जो चुनाव लड़ने की ताकत रखते हैं। सबूत दो। नहीं, सबूत नहीं, वो तो आपके पास चुनाव। नहीं प्रेम जी, गलत बोल रहा हूं तो बोलिएगा आप। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इन बातों से, जो बातें हैं सामने। एक मिनट, प्रेम जी कुछ कह रहे हैं। प्रेम जी, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लिया जाए जी। किसी समय करोड़पति का मतलब होता था बहुत संपन्न लोग। आज करोड़पति कोई है तो वो भी मतलब थोड़ा अपर मिडिल क्लास है, हम नेताओं में ज्यादातर। ओके, तो आप समझिए सैकड़ों करोड़ वाले, हाँ, उनकी संख्या खोजिए, वो आपको बहुत बड़ी संख्या में मिल जाएंगे। 1 करोड़ वाले की बात छोड़ दीजिए, वो तो बहुत लोग होते हैं, आम लोगों में भी होती है, नौकरी पेशा भी जीवन भर कमाता है। तो हाँ, तो आप वो कह रहे हैं कि कौन बनेगा करोड़पति आजकल है। अब बात करिए करोड़ों की। खैर सुधा जी, जल्दी से, क्योंकि मैं आंकड़ा देख रहा था, आदत है मेरी, थोड़ा बहुत आंकड़ा लेकर बैठा हूं। आपने छत्तीसगढ़ में बीजेपी के उम्मीदवारों का जिक्र करूं तो 71 उम्मीदवार करोड़पति हैं, यानी कि लगभग 80%। कांग्रेस के 90 में से 77% उम्मीदवार करोड़पति हैं, 77। और आम आदमी पार्टी, ये भी कम नहीं है, 54 उम्मीदवारों में से 21 उम्मीदवार करोड़पति है, यानी कि 40%। मसला करोड़ों का है, जनता गरीब है। आप उनको रेवड़ी बांटते हैं और वोट लेते हैं, जनता वहीं खड़ी है। मेरा विषय है जी, मसला इस बात का है कि जिनसे आप लड़ रहे हैं, जिन ताकतों से आप लड़ रहे हैं, वो ताकतें इतनी ज्यादा हावी हैं और वो झूठ फैलाने में इतनी ज्यादा हावी हैं कि एक मुद्दा जो कई सालों से सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, उस मुद्दे पे भी वोट की राजनीति करने में इतने माहिर हैं, और वो धन बल का जो प्रयोग करती हैं। मैं अभी तक 3 गुण थे, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, एक धनोगुण आ गया है। इस धनुगुण ने आने के बाद से जो राजनीति का जो हर्ष किया है वो आप 10 सालों में देख रहे हैं। तो ये धनुगुणों के लोगों से लड़ने के लिए आपको, आप जानते हैं ना, जैसा अस्त्र है वैसा आपको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो युद्ध में तो वो जीत ही रहे हैं। हाँ, तो बोल रहे ना हम भी मुफ्त बांट रहे हैं। नहीं, मुफ्त नहीं बांट रहे हैं। देखिए, हाँ। मैं हमेशा जनता को, अभी प्रेम जी ने बहुत अच्छी बात कही, सच को कहने की ताकत जो है ना, कि अगर जनता गरीब ना होती, 80 करोड़ के लोग अगर 5 किलो अनाज पे खुश हो रहे हैं,
इसका मतलब हमारी हालत बद से बदतर है और उस पे हम खुश हो रहे हैं। ये हमारे देश की राजनीति है और इस देश की राजनीति में उसके बावजूद सामने खड़े होकर हम कहते हैं कि रेवड़ी दे तो रहे फिर ये हैं। 8 करोड़पतियों को टिकट ना, वो जो राहुल गांधी की एक खासियत है प्रेम जी, खासियत ये है कि वो एक वक्त पर एक ही मुद्दा पकड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर राफेल, तो राफेल की बात करेंगे हर मंच पर, ठीक। अब उन्होंने पकड़ा ओबीसी, ओबीसी ओबीसी ओबीसी, हर मंच पर एक ही बात, ओबीसी। वहीं से शुरू करते हैं, जहां माइक मिल जाए वही बात, ओबीसी। अच्छी बात है, यानी कि सुई एक जगह अटकती है, वो एक ही जगह पर उनकी अटकी हुई है आजकल, ओबीसी। तो फिर ये जो घोषणाएं जो कर रहे हो आप, एक घोषणा लगे हाथ ये भी कर दो सुधा जी कि जिन राज्यों में हम चुनाव जीतेंगे सभी चेहरे पिछड़े होंगे मुख्यमंत्री के। नहीं, आज जो कह रहे हो 3% ओबीसी वाला मसला है, तो वो 3% ओबीसी आज तब नहीं थे जब सत्ता में थे, आज आपको 3% ओबीसी की बात कर रहे हो। नहीं तिलक जी, और जहां मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ या राजस्थान में आपको सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो ओबीसी चेहरे को बनाओगे ना मुख्यमंत्री। नहीं तिलक जी, आपने राहुल जी का पूरा इसके पहले बयान सुना, उन्होंने कहा कि हाँ गलतियां कुछ हुई हैं लेकिन वो फिर से की जाए इसकी जरूरत नहीं है। जब जाति जनगणना की बात शुरू उन्होंने कहा ठीक है, तो मान लिया राजीव गांधी ने गलती की थी आप ही के मुताबिक। नहीं देखिए, हर इस समय स्थिति में आज हम लोग जो कर रहे हैं 10-15 साल के बाद कुछ नई चीजें होंगी, कुछ बदलाव और होंगे। तो हर समय और हर परिस्थिति में प्रेम जी से पूछिए, आज के 20 साल के पहले की राजनीति और आज की राजनीति क्या वैसा ही चल रहा है सब कुछ, या वैसा ही है? हर समय अपने हिसाब से बदलाव करता है, परिवर्तन करता है। हाँ, तो मतलब आया लेट समझ में आपको, ना जात पर ना बात पर, इंडिया की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। नहीं आज आप कह रहे हो सिर्फ जात पर, सिर्फ पांच पर, किसी की बात पर नहीं मोहर लगेगी हाथ पर, है? जिसकी संख्या और जो लोग अभी पिछड़े हुए हैं उनको अगर लाने का प्रयास किया जाए तो ठीक है। इसमें ओके नीरज जी, चीज नहीं है। नीरज जी, क्विक रिएक्शन, जो बात सुधा जी कह रही है कि 5 किलो अनाज देकर जो है जनता को गुमराह कर रहे हो, ये रेवड़ी में नहीं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, कभी जनता को तोड़ने का जातियों के नाम पर। जब आज देश एकजुट होकर के भारत का नाम रोशन करने के लिए अग्रसर है, तब आज राहुल गांधी जी को, और जो जिन्होंने ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया था, आज उनको ओबीसी वर्ग याद आ रहा है। जब इनकी सरकारें जहां पर थी, पहले इन्होंने क्यों नहीं जातीय जनगणना करा के और इस चीजों को आगे लेकर के आए थे? आज जब देश एक होकर के, जब हर वर्ग हर समुदाय, नहीं आज जातिगत जनगणना विषय नहीं है, आज विषय वो रेवड़ी वाला है, घोषणा वाला। नहीं, अभी सुधा जी बोल रही थी तो मैं उसका भी तो जवाब मेरे को देना ही पड़ेगा ना कि आज आपको जात पात ये सब याद आ रहे हैं, पहले ये सब चीजें आपको क्यों नहीं याद आती? ठीक है, अब बात रही है 5 किलो अनाज, देखिए यही वो जनता है जो कि आज अर्थव्यवस्था भारत की तीसरे नंबर पे लाकर के खड़ी करती है, अग्रसर है, टॉप में पहुंच जाएंगे, यही वो जनता होगी ना। और आज ये 5 किलो अनाज पे उस चीज को जनता से तोड़ रही है। लेकिन शर्म की बात है कि एक गरीब को इस प्रकार से तोड़ना है कि वो वोट में उसको तब्दील हो रही है। किसी के पेट का सवाल है, किसी के पेट के सवाल को अगर आप उसको वोट में तब्दील होने के लिए कहेंगी तो ये जनता आपको हमेशा इसी तरीके का आईना दिखाएगी। माननीय मोदी जी वो हमेशा जनता के लिए खड़े रहते हैं, जनता वो उसी परिवार से आए हैं, उनकी बात घरों में बर्तन धोया करती थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और आज वही अगर मोदी माताओं के लिए तो सिलेंडर उनको मुफ्त में दे रहा है, अनाज उनको मुफ्त में दे रहा है, तो आज उनको इतनी दिक्कत हो रही है, कैसी शर्म वाली बातें कर रही है कि वही राहुल गांधी की बात कर रही है जो देश से फटा हुआ एक पॉकेट खुलाते हुए दिखाते हैं कि देखिए मैं भी गरीब हूँ। जनता बहुत बड़ी बात जानती है आप कितने गरीब है, कितने गरीब नहीं है। आपने जीता रॉबर्ट वाड्रा कितने गरीब है, कितने नहीं है, किस प्रकार से किसानों की जमीनों को हड़पा गया और रॉबर्ट वाड्रा को दे दिया गया। ये जनता बहुत बड़ी बात है, जानती है, तभी आज आप विपक्ष में बैठी हुई है। आप जनता आप गरीब जनता के पेट को बोझ से मत तोड़िए। ये मोदी है, मोदी हमेशा गरीबों के लिए खड़ा रहेगा, मुफ्त में उनका इलाज भी करवाएगा, मुफ्त में सिलेंडर भी देगा, मुफ्त में घर भी देगा, मुफ्त में अनाज भी देगा। और जब जनता उनको याद करेगी, जिस चीज के लिए याद करेगी, माननीय मोदी जी जनता के लिए वहाँ पे टैक्स खड़े रहेंगे। और अगर आप इसको वोट से तोड़ेंगे तो आपका काम होगा वोट से तोड़ना भारतीय जनता पार्टी। रमन जी ओके सुधा जी, एक मिनट। रमन जी, साफ तौर पर नीरज जी कह रहे हैं मोदी घर भी मुफ्त देगा, मोदी राशन भी मुफ्त देगा, मोदी आवास भी मुफ्त देगा, मोदी मुफ्त
और आएगा मोदी। यही बात बोल रहे थे ना नीरज, आप जवाब दीजिए। तिलक जी, हुआ ये है कि आपने जैसे कहा कि मुफ्त देंगे, घर देंगे, आवास देंगे। नहीं, मैंने नहीं कहा, नीरज जी ने कहा। जी जी। हाँ। और फिर यही नरेंद्र मोदी जी देश की जनता को मुफ्त खोर, मुफ्त जीवी या रेवड़ी खोर ऐसा कह के उनका अपमान भी करते हैं। ये अच्छी बात है तिलक जी कि अब भारत एक वेलफेयर स्टेट के रूप में धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की थी। अब उसको अन्य दल उसकी कॉपी करने लगे, लेकिन आज देश की जनता कॉपी कौन कर रहा है? इतनी सभी दल जितने भी सो कॉल्ड तथाकथित स्थापित दल थे, वो आज सब दल उस चीज को कॉपी कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता जागरूक है तिलक जी, वो असली में और नकली में फर्क करना अच्छे से जानती है। हम जब कहते हैं कि हम शिक्षा मुफ्त देंगे, तब ये लोग कहते हैं हम 5 किलो राशन देंगे। राशन समस्या नहीं है। हाँ। समस्या है अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा होगी तो वो 5 किलो राशन खरीद लेगा। अच्छी उसको देखिए, मेरा विषय यह है कि आप तीनों राजनीतिक दल बैठे हो, मुझे इतना बता दीजिए, हमने ये टारगेट लिया कि इन 5 सालों में, गलत होगा तो प्रेम जी टोक दीजिएगा, मैं उसी बात पर मेरी सुई अटकी हुई है। जैसे राहुल जी की आड़े ओबीसी 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 ओबीसी, वैसे मेरी सुई वहीं पे अटकी है। या तो मुझे यह बता दो कि 5 साल में हम इतने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आएंगे, कोई लिखता है? तिलक जी गरीबी तो आप गरीब रहने देते हो आवाम को, नहीं, ताकि फ्री में रेवड़ी बांटो और फ्री में आपको वोट मिले। तिलक जी, गरीबी कब आती है? गरीबी जब आती है जब आदमी को अच्छी शिक्षा, किसी व्यक्ति को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, तब वो जो उसका पारिवारिक स्तर था वही स्तर अगली पीढ़ी में भी चला जाता है, क्योंकि उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। गरीबी कब आती है? जब परिवार में कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या खड़ी हो जाती है, इलाज में सारा पैसा खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा कई बड़े संपन्न परिवार, उनको कुछ ऐसी बीमारियां हो गई जिसमें परिवार गरीबी रेखा के नीचे चला गया। तो उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सुविधाएं अगर उसको मुफ्त उपलब्ध कराई जाए, जो कि मुफ्त नहीं है, वो बदले में उसके टैक्स दे रहा है, उसको अगर उपलब्ध कराई जाए, वो गरीबी रेखा से बाहर के स्कूलों निकल जाएगा। खाली इतना कि भैया बाकी 5 किलो। जी, ठीक, आपकी बात भी ठीक है, ठीक है, ओके। 5 किलो कमेंट किलो गेहूं देने से या इन चीजों से गरीबी दूर नहीं होती है। अडानी जी की गरीबी हो सकता है दूर हो गई हो, तो 2019 के बाद उनकी संपत्ति सैकड़ों गुना बढ़ गई। बता रहे हैं जो जनता की मांग है कि जनता चाहती है कि आयुष्मान भारत दिल्ली के अंदर लागू हो। उस आयुष्मान भारत योजना की पूरी पोल सीएजी में खुल चुकी है। पूरी पोल किस आयुष्मान योजना की आप बात करेंगे नीरज जी? आज अस्पतालों की हालत देख लीजिए, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, एम्बुलेंस नहीं है। क्या वो आयुष्मान योजना करेगी? 3 मोबाइल नंबरों पे 7 लाख लोग दर्द थे। ये सीएजी ने उसी आयुष्मान योजना के बारे में बताया है। नीरज जी, सीएजी ने उसी आयुष्मान योजना के बारे में बताया है। मात्र 3 मोबाइल नंबर पे 7 लाख लोग दर्द थे। आप किस आयुष्मान योजना की बात करते हैं? करिए नहीं, हाथ दिखा के सब पूरी तरह बातें कर रहे हैं। आप डिबेट करने बैठे हैं, कम से कम मंच की मर्यादा तो रखिए आप लोग। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं आप, हाथ दिखा के लग रहा है समस्या। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये सवेरा, एक मिनट, ये सारे धुरंधर, एक मिनट प्रेम जी मुझे एक बात बताइए। मैं हर बार एक बात कहता हूं, हो सकता है गलत बोलता हूंगा, तभी उस पर जो है मसला वहीं सुई पर अटक जाता है कि भाई अगर आप ये कह रहे हो कि हमारी घोषणाओं में दम है, हम इतने फीसदी घोषणा हमने पूरी कर दी, नीरज जी कहते हैं, सुधा जी कहती हैं और रमन जी का जो कमिटमेंट है किया वो पूरा कर देंगे, ये चुनावी घोषणा पत्र एफिडेविट के रूप में कोर्ट में क्यों नहीं दाखिल करते? कर देंगे तो उनको मालूम है कि हमने तो पूरा करना नहीं है, जनता कोर्ट में मुकदमा कर देगी और हमारे अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। मतलब संगठन का है ना, सरकार का तो है नहीं। जैसे सुधा जी ने कहा हम इतने % कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन एफिडेविट कोर्ट में दाखिल कर दो तो मान जाओ सबको। नहीं प्रेम जी? बिल्कुल, ये आवश्यकता अब इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि आमतौर पर वायदों से पीछे हटा जा रहा है, ऐसी घटनाएं ज्यादा दिख रही हैं। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जो वादा करना हो
वो लिखित रूप में करें। तो इसमें भी एक बात है कि जो पार्टी जीत जाती है वो तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, उसको अपने वादे पर अमल करना पड़ेगा, लेकिन जो हार गई उनकी तो फिर कोई जवाबदेही नहीं रहेगी। इसी में एफिडेविट देकर के भी उनकी कोई जवाबदेही नहीं। तो हम समझते हैं कि ये कानून में सारी चीजों को बांधना बहुत जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर जनता को देने का कंपटीशन ही तो चल रहा है, बुराई क्या है, बुरा क्यों लग रहा है भाई? कोई अमीरों को तो बांटने का कंपटीशन नहीं चल रहा है। इसलिए हमें लगता है कि जनता के लिए वोट मांगते समय वादे करना। लेकिन प्रेम सर, यही तो विषय है, जब जब चुनाव आता है तभी गरीब के पेट में पुलाव क्यों जाता है, उससे पहले क्यों नहीं? ये कंटिन्यूटी बनी रहे इस तरह की सियासत हो, लेकिन क्या चुनाव के समय भी पुलाव छीन ले? यदि ऐसे उलट के देखिए, इसको कंटिन्यू बनाया जाए कि पुलाव हर दिन आगे भी दिए जाए, लेकिन हम पुलाव मिलने का ही क्यों विरोध करेंगे? नहीं, मैं पुलाव मिलने का विरोध नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि गरीब को चुनाव में ही पुलाव क्यों मिले? हमेशा 5 साल दो ना चुनाव में गारंटी जीतने वाली पार्टी को देना चाहिए। और ये आप एफिडेविट का एक फार्मूला बता रहे हैं, वह भी एक फार्मूला हो सकता है, अगर संभव हो तो उसमें कोई विरोध नहीं है संभव। लेकिन जो ये रमन जी की पार्टी दावा करती है कि हम तो कर देंगे, करके दिखाते हैं जी, तो कर दीजिए एक बार, एक और नजीर पेश कर दीजिए जी, कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करिए, बोले चुनाव जीतेंगे, पूरी करेंगे घोषणा, नहीं तो जेल में जाएंगे। वो जेल वाला मसला वो वाला नहीं होगा, एक के साथ एक फ्री वाला, ये अलग है। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि एफिडेविट से डर करके वादा करना ना छोड़ दे पार्टियां। हाँ, तो कंपटीशन हो। अच्छा, एक बात, नीरज जी लाइव में कमेंट आया, एक मिनट, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है ये। रमन जी की पार्टी है, वो संजय सिंह का बयान सुना, बड़ा हैरान करने वाला है, लेटेस्ट बयान। संजय सिंह कह रहे हैं कि केजरीवाल के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, मसला गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बहुत बड़ी घटना हो सकती है केजरीवाल के साथ। नीरज जी, सुना आपने संजय सिंह ने जो कहा? देखिए, देश की जनता को डराना धमकाने, ये वही नेता है जो कि कह रहे थे कि देश से कोयला खत्म होने वाला है, बिजलियां खत्म हो जाएंगी। ये वही नेता है ना जो कि देश की जनता को डरा रहे थे। नहीं, नीरज जी, मैं जो कह रहा हूं वो बड़ा गंभीर मसला है। अगर ये झूठ भी बोल रहे हैं, जैसे आपने कहा, मैं आपकी बात मान गया कि ये झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो अब भी क्या जांच का विषय नहीं है? एक राज्य के मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी, अगर वाकई में ऐसा कुछ नहीं भी है आपके मुताबिक, भगवान करे ना हो, नीरज जी, जी, क्या ये गंभीर मसला नहीं है? गंभीर मसला बिल्कुल है। पहले भी कई एक मिनट फाइनल कमेंट आपसे लूंगा, एक मिनट रुक जाइए रमन जी, नीरज जी। भारत की जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हर मुख्यमंत्री पे अपनी नजर रखी रहती है, उसके अगल बगल होने वाली गतिविधियों का ध्यान रखती है। नहीं, ये कैसे साबित होगा संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जनता का ध्यान अरविंद केजरीवाल की तरफ लाने के लिए, टीआरपी गेन करने के लिए वो इस प्रकार नहीं, इससे पहले भी तो ये बात बोल सकते थे, मनीष सिसोदिया भी बोल सकते थे, सत्येंद्र जैन भी बोल सकते थे, लेकिन संजय सिंह ने अभी ये बात क्यों बोली कि केजरीवाल बहुत बड़ी घटना के शिकार हो सकते हैं? क्योंकि वो गिरफ्तार होने वाले हैं, शराब घोटाले में वो गिरफ्तार होंगे और तिहाड़ जेल के अंदर वो भी बैठे होंगे। तो किसी प्रकार से ये बात आपको कैसे पता चली कि केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं? बिल्कुल होने वाले हैं साहब, ईडी अपना जांच पड़ताल कर रही है और वहां के जो इनके, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं आप ही के मुताबिक, जो बात आप कह रहे हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं हो, लेकिन पता जांच की जरूरत है कि नहीं? जो बात वो बयान दे रहे हैं संजय सिंह, है तो सांसद ही ना हो। सुरक्षा एजेंसियां अपने अपने काम कर रही है, सुरक्षा एजेंसियां आज तक किसी पे हमला नहीं होने दिया। अपने सुरक्षा एजेंसियों पे अपने देश के नेताओं को गर्व सर, आपके नेताओं पर अगर कोई खतरे की बात आती है तो आप सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं, है ना सर? होता है ना? तो केजरीवाल जी के साथ भी तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो साहब, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, सुरक्षा एजेंसी अपना काम कर रही है। आज तक कोई हमला होने दिया गया है क्या? कोई भी हमला आज तक किसी मुख्यमंत्री पर हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। इसी तरह उनके अपनी सुरक्षा, नहीं, केजरीवाल पर तो कई बार ऐसा हुआ कि शाही फेंक दी, किसी ने थप्पड़ मार दिया, इस तरह की घटनाएं हुई हैं। देखिए, अगर आप मुझे इस विषय पर अगर थोड़ा टाइम देंगे ना तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से बता पाऊंगा कि वो प्री प्लान रहता था और कैसे किस प्रकार से जो प्री प्लान होते थे उनको किस प्रकार से जेल भेजा गया है। ये प्री प्लान है?
ये बयान भी प्री प्लान्ड है। होता था जो थप्पड़ उनको रमन जी फाइनल कमेंट जल्दी से, वक्त नहीं। तिलक जी, दुर्भाग्य है कि ये उस पार्टी के प्रवक्ता प्री प्लान बोल रहे हैं जिनमें अगर प्रधानमंत्री जी का काफिला अगर 3 मिनट के लिए रुक जाता है एक फ्लाईओवर पे, तो वो कहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना मैं जिंदा वापस लौट सका। सुरक्षा के मामले में बिल्कुल जी पंजाब की घटना का ही जिक्र कर रहा हूँ। सुरक्षा के मामले में बिल्कुल भी मुझे लगता है राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को बिल्कुल संजय सिंह जी से या जो भी कदम हो इस बारे में नीरज गुस्सा मत होइए। केजरीवाल वो लाइव में कमेंट आ गया, कह रहे केजरीवाल की जान की गारंटी आप ले रहे हैं क्या? क्या उनको कुछ मिला? एक मिनट रमन जी एक मिनट, वो लाइव में कमेंट पूछ रहे हैं कि केजरीवाल की जान की गारंटी आप ले रहे हैं? देखिए, सुरक्षा एजेंसियों का काम है, सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही है। नहीं तो आप ही कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, मैंने ये बोला कि अगर ऐसा कुछ उनको कुछ हुआ है तो सुरक्षा एजेंसियों को बताएं, सुरक्षा एजेंसी उस पर अपना काम करेंगी। इसमें झूठ बोलना ना बोलने वाली बात नहीं है। हमेशा से ये लोग देश को डराने का काम किया है। विषय ये नहीं है किस राजनीतिक दल के हैं, विषय ये है कि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के संरक्षक है ना, तो विषय ये भी है। देखिए, देश की हर नागरिक, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो नागरिक हो, हर किसी के जान की सुरक्षा की गारंटी जनता पार्टी का अपना काम अच्छे से करती है। हमें इनकी तरह सेना से प्रूफ मांगने की जरूरत नहीं है कि हमें प्रूफ दो कि आप पाकिस्तान ओके विषय क्योंकि लाइव में कमेंट आ गया, इसलिए मैंने पूछ लिया। के बारे में उनका इतिहास सबको पता है, तो मुझे लगता है कि सुरक्षा एजेंसियों को बिल्कुल इस बारे में गंभीर होना चाहिए। और अगर कोई ऐसी घटना होती है, पहले भी चूंकि अरविंद केजरीवाल जी पर कई बार हमले हो चुके हैं, तो ठीक है रमन जी, आपके नेता है, चिंता वाजिब है आप लोगों की, लेकिन एक काम कर लीजिएगा, हो सकता है वो कहते हैं धमाका हो जाए दिवाली में छोटा सा। राहुल जी से ट्वीट करवा दीजिएगा कि केजरीवाल जी की जान को खतरा है, संजय जी ने बोला, तुरंत सुरक्षा मिल जाएगी। सुधा जी मुस्कुराइएगा मत, ये सीरियसली है, सीरियसली अगर राहुल जी कर दे तो ठीक। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, सुधा जी, प्रेम जी और रमन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्री वाली सियासत, अब किसकी रेवड़ी में कितना दम, ये जनता तय करेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।